का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सियासत की अहम बड़ी बैठक हुई है। दो बड़े सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद हुई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से उनकी तबीयत भी दरियाफ्त की। महंगाई, बेरोजगारी, अवामी मसाइल पर अपोजिशन फैसला कुन इकदाम पर मुशावरत की गई है। मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा उमर असलम, मुलाकात जारी है, कौन से अहम अमूर हैं जो कि ज़ेरे गौर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त एक अहम बड़ी सियासी मुलाकात जो है वो मॉडल टाउन 96H सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का पर जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान तकरीबन 1 घंटे से जायद हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में ईद उल अजहा के बाद होने वाली अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के निकात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होना चाहिए, इस पर भी दोनों बड़े सियासी रहनुमाओं के दरमियान मशावरत की जा रही है। जबकि मुलाकात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, सरदार एयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी कमर जमान और जो है चौधरी मंजूर अहमद मौजूद हैं। इस वक्त जो है जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचे तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत के हवाले से दरियाफ्त करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और अब से चंद मिनट के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी उमर असलम, बताइएगा कितने पुरअज़्म नजर आ रहे हैं तमाम पार्टी रहनुमा? और शहबाज शरीफ ने इस एपीसी में शिरकत अपनी तबीयत से मशहूर करार दी थी, तो वो क्या इस एपीसी में शिरकत करेंगे? बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का चंद रोज कबल कहना था कि क़यादत की सतह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो जिसमें शहबाज शरीफ है वो भी शिरकत करेंगे। और इसी हवाले से जो है वो आज ये मीटिंग भी हो रही है। इन दोनों बड़े सियासी रहनुमाओं के दरमियान जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो उन पर क्या नकात होनी चाहिए, हुकूमत को किस तरीके से मजीद जो है वो अपोजिशन टफ टाइम दे सकती है, इस पर भी मशावरत की जा रही है। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के भी चौधरी मंजूर अहमद और कमर जमान कायरा मौजूद हैं। उस पर मशावरत की जा रही है कि ईद उल अजहा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से जो है वो कामयाब बनाया जाए। और दोनों ही बड़े सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हर शोबे में नाकाम हो चुकी है और अब बहैसियत अपोजिशन की बड़ी जमातें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज बनेगी। जी अच्छा उमर असलम, ये भी बताइएगा कि महाज आराई जो है वो की जा रही है, तमाम पार्टी लीडरान इस वक्त हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, तो हुकूमत की जानिब से क्या तैयारी की जा रही है इस महाज से लड़ने के लिए? बिल्कुल, अगर हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हुकूमत तो अपोजिशन पर तनकीद करते हुए दिखाई देती है। उनका ये भी कहना है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए जो है वो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवा रही है। अपोजिशन पर जहाँ पर हुकूमत तनकीद कर रही है वहीं पर हुकूमत का ये भी कहना है कि अपोजिशन के पास सियासत करने के लिए कोई अहम इशूज मौजूद नहीं। इसी वजह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उमर असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन, सिफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से पे टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा ना करवाने का ये मामला है। सीए हुकाम ने पे टैक्स चालान जमा ना करवाने वाली 397 एयरलाइन, सिफारत खानों, ऑपरेटर्स, इदारों और कंपनीज को वार्निंग जारी कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे सिटी 42 के रिपोर्टर सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा। गैर मुल्की एयरलाइंस, सिफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानब से पे टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा ना करवाने का ये मामला है, जिसके ऊपर सिविल एविएशन काम की तरफ से एयरलाइंस इंतजामिया समेत जो सफारत खाने हैं और दीगर ऑपरेटर्स हैं उनको वार्निंग लेटर है वो जारी कर दिया गया है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक फिलहाल आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सियासी बड़ों की बैठक हुई जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ कि आज वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनकी बहुत मेहरबानी। सेहत का भी उन्होंने दरियाफ्त किया, उनका बहुत शुक्रिया। और फिर आज हमने जो मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हमने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो जमातें हैं अपोजिशन की, कल मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी, तो हम इस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, जो चैलेंजेस, जो मुश्किलात हैं,
उनके ऊपर हमारी मुकम्मल इत्तेफाक है कि इस हुकूमत ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है कि 70 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप आज देखिए कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है कोविड की वजह से, और कोविड ने पूरी दुनिया में लाखों अमवात हुई और पाकिस्तान में भी हज़ारों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और हम सब दस्त पर दुआ है कि इस वबा से अल्लाह ताला जल्द से जल्द जान छुड़वाए। लेकिन दुनिया में कोविड के बाद कीमतें ज़मीं बोस हो गई, यानी बिल्कुल, यानी इस हद तक कीमतें गिर गई हैं, चाहे वो अशाए खुर्दनोश्त हों, चाहे वो कारोबारी जो मटेरियल्स हैं, सामान हैं, सबकी कीमतें गिरी। पाकिस्तान में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये एक ऐसी एक दिल खराश ये बात है कि इसका इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। आप चीनी स्कैंडल जब से शुरू हुआ उस वक़्त 60-65 रुपये चीनी थी, आज ये 100 रुपये पहुँच गई है। और तारीख़ में पहली मरतबा है, कम से कम मैंने बतौर एक सियासी कारकुन के मैंने ये नहीं देखा, और जब मैं सियासत में नहीं था तब भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि गंदम की कटाई का सीज़न ख़त्म हुआ नहीं और पूरे मुल्क में एक बहरान पैदा हो चुका है। और अभी यानी नॉर्मली साल के आखिर में हुकूमतें जो हैं वो अपने स्टॉक से वो फिर वो निकालती थी। आज ख़ुद जो वज़ीर ज़राअत है वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि गंदम कहाँ गई, और जो सरकारी रेट पे जो आटा है वो खाया नहीं जाता, और जो चक्की का आटा है वो लोगों की जो जेब है वो उससे बाहर है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर पेट्रोलियम के बाद आपने देखा तेल के ऊपर क्या क्राइसिस हुआ कि कई हफ्ते तेल मिला नहीं, और फिर तारीख की सबसे बड़ी जंप 65% उनकी कीमत बढ़ा दी। तो आज ये तमाम जो महंगाई के बॉम्बशेल हैं उन्होंने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। आम आदमी बेचारा वो एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता, और जिस्म को इकट्ठा रखना उसके लिए एक चैलेंज बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि कहाँ इनके वो दावे कि 50 लाख घर बनाएंगे, कहाँ इनके वो दावे कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। वो 1 करोड़ नौकरियाँ क्या, लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हैं। और जो आप जानते हैं कि जीडीपी जो 2018 में वो 5.8 पे आ चुकी थी, इन्होंने पहले फजिंग की और कहा कि 3.3 है, और फिर उसको दोबारा इनको मजबूरन उसको करेक्ट करना पड़ा और कहा कि ये 1.9 है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, कारोबार तबाह हो गया, और कारोबारी आदमी अब इतने यू टर्न्स हो चुके हैं कि वो अगर ये इमरान खान नियाज़ी उनको मैं समझता हूँ कि हर किस्म की यकीन दहानी भी दिलाए तो वो अब सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है इस हुकूमत के इस दौरान। ये है खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त हालत जार। और मैं समझता हूँ कि इस इनकॉम्पिटेंट सेलेक्टेड हुकूमत कि ये अब बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके। और इसलिए ये हमें खुशी से नहीं, लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। आज हमारी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई उस पर हम मुकम्मल तौर पर हमारा इत्तेफाक है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी
اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا, اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا, جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے. میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں. شکریہ. اب سب کا شکریہ, اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. ہمیں دعوت بھی دیا, چائے بھی پلایا, اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے, جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے, یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے. اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا, جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستان صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں, ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا, تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی, پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے, ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے, ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری, نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری, نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے, لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نٹھی ہوئی ہے, ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں, ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او, بلین ٹریز کے لیے این آر او, معلم جبا کے لیے این آر او, فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او, پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او, اور جہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے, ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا, جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا, اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی. ون بائی مریم, ون بائی ون آپ آگے آئیں. جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشن بات ہو, یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ, اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا, اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے, یہ دھرنا کی وقت سے نہیں, جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی, اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے, ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے, تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو ہو. جی, بلال صاحب بھی جواب دیں گے, میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو
हुकूमत के साथ जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई अपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही थी। अपोजिशन ने चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो या और भी कोई अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ के जो हथकंडे हैं, जो चीरादस्ती है, उसको अपना वो सोबतें अकूबत खाने की, जेल खानों की कैदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो हमें अगर आप ये कहें कि हम उसके लिए रिलीफ उनसे ले रहे थे, तो ये तो वाक़यात जो 2 साल के हैं वो उसकी नफ़ी करते हैं ख़ुद, कि हमने तो इन 2 सालों में जो जबर और तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए जो की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो एक बड़ा हमागीर फैसला है ख्वाजा साद रफ़ीक के बेल के उसको पढ़ लें, और उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में नैब के बारे में निशानदेही की, हमने कहा कि उसकी जो करेक्शन है उसको सही इंसाफ की बुनियादों पर, अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं हम में से भाग रहा। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बदतरीन विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग हो रही है। जी फैशिस्ट कह लें, और मिसोलिनी से और उन सब से आगे बढ़ गई। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ, कहाँ 30 अरब रुपए से 100 अरब रुपए से क्रॉस कर गई। 100 अरब रुपए से कोई पूछने वाला नहीं कि भाई BRT पेशावर में जो इसका जो अपना अरबों रुपए के घपले हुए हैं, खुद उनकी रिपोर्ट है, खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, और आज तक भी वो उसी तरह खंडरात का वो मंजर पेश कर रहा है। फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, मालम जब्बा है और बेशुमार, ये चीनी का स्कैंडल है, ये गंदम का स्कैंडल है, ये पेट्रोल का स्कैंडल है। किस किस स्कैंडल की बात करें? हमें 2 साल से जो जिन अल्फाज से अपना इन्होंने हमें नवाजा, दिन रात चोर डाकू कहा, लोग आज पता है कहते हैं, बहस कहते हैं, बहस बराए बहस। उन्होंने काम तो किया था, दिन रात काम किया था। इन्होंने मासवाए पाकिस्तान के अरबों खरबों ज़ाया करने के अलावा और पाकिस्तान के गरीब कौम का वक्त ज़ाया करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये है नैब के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर जो ये कानून दानों की जो एसोसिएशन बार्स हैं, उन्होंने जो कहा है कि जनाब इसकी आप फिलफौर इसको आप रिविजिट करें नैब के कानून को, और इसका इतलाक अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हुकूमत की काबीना में जो लोग बैठे हैं, कौन अपना चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन आटे के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन पेट्रोलियम के स्कैंडल में, किसको पूछा गया? मासवाए कि जनाब दिखावे के लिए आप एक तरफ हो जाएं। तो हमने ये कहा है, हमने कोई उनसे रिलीफ की भीख नहीं मांगी। मैंने एक मिनट जो हमारे दोस्त ने ये इस सवाल उठाया है, बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो यू टर्न्स और स्पिन्स चला रहे हैं, इस पर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कह रहे हो नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर इस पर तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहाँ उसको जवाब देता, आपके थ्रू जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैटिव की बात पर, शुरू उसने इस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आज तक उस पर क्यों नहीं जवाब दे दिया है? आज तक जो रेमंड डेविस के वाकया पे हीरो बनने निकल रहा था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहां तक नैब की बात है, जहां तक फैटिव की बात है, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ पे और वजन आया है, हमारे मौक़िफ़ पे अब जस्टिस बाकर भी करा है, हमारा मौक़िफ़ पे भी अब खोसा साबिक चीफ जस्टिस साहब के जो हुक्म है वो भी है, हमारा मौक़िफ़ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, और हम अपने ही मौक़िफ़ पे कायम हैं। हुकूमत ने
अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहता है वो अमल करो। और नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे अगर वो पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक पर हमला करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक नैब का जो कानून है, नैब का जो अदारा है वो काला कानून है, उसमें बेहतरी लियाना का हर पाकिस्तानी का फोकस, हर पार्लियामेंट्री पार्टी का फोकस होना चाहिए। लेकिन जहां तक फैटिफ की बात है वहां इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट जाने का खतरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। अगर उसका दिलचस्पी है तो उनका दिलचस्पी ये है कि फैटिफ के नाम पे हम कैसे इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत मुशर्रफ जैसे और ज़िया-उल हक जैसे पावर्स दिलवा दे। ऑपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फैटिफ का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आज ऑपोजिशन लीडर के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन जमातें सिर्फ उस सूरत में नैब हो या फैटिफ हो वहाँ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जहाँ तक इंसानी हकूक और जमहूरियत की बात है। हुकूमत का जो रवैया है कि वो समझते हैं कि फैटिफ का नाम लेके वो अपने आप को ज़िया-उल हक जैसे आमरीत और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इजाज़त नहीं देंगे। तो जितना भी ये सेलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हुकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हुकूक पे हमले नहीं कर रहे। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं कर पाएंगे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब की चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और गरीब आवाम, माओं और यतीमों और बेवाओं की उसी में उनकी आफियत है। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह APC पहले, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी रहबर कमेटी के बाद, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के उम्मीदों के की उमंगों के मुताबिक वो प्लान होगा इंशाअल्लाह। इमरान खान ने धरना दिया था सर आपकी हुकूमत के अंदर और बड़ा कोई ना उसके बाद मौलाना फजल रहमान अकेले गए थे इस्लामाबाद, तो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं, क्या इस्लामाबाद का रुख करेंगे? देखें, ये उन धरनों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया और चीन के सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, इमरान खान की हटदर्मी ने कि मैं नहीं उठूँगा यहाँ से, और उनका दौरा जो है वो मौखर हो गया। और उसी हवाले से, उसी तनासब से जो CPAC का जो प्रोग्राम है
वो 7 महीने आगे जा पड़ा। आप अगर 7 महीने पहले अगर वो मुआहदे साइन होते तो पाकिस्तान के साथ कीमती महीने बच सकते थे। तो हम वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अमल पैरा होंगे। और एक बात ज़रूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। सर मैं एक तो एतराज़ करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख लेंगे। मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार। थैंक यू। सियासी बड़ों की बैठक हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साथ ही साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया टॉक कर रहे थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की है, गुफ्तगू की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातें एक साथ हैं, मुत्तहिद हैं और मुतफ़िक हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसके बाद तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे और एजेंडा APC में पेश किया जाएगा। आगे बढ़े, एक बार फिर से आपको बताएं कि मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन सफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से पे टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा ना करवाने का मामला है। CAA हुकाम ने पेड टैक्स चालान जमा ना करवाने वाली 397 एयरलाइन सफारत खानों, ऑपरेटर्स, इदारों और कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद सईद, बताया गया इस हवाले से। गैर मुल्की एयरलाइंस, सफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से पे टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा ना करवाने का ये मामला है, जिसके ऊपर सिविल एविएशन काम की तरफ से एयरलाइंस इंतज़ामिया समेत जो सफारत खाने हैं और दीगर ऑपरेटर्स हैं उनको वार्निंग लेटर है वो जारी कर दिया गया है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक 397 गैर मुल्की और मुल्की एयरलाइंस, अदारे, सफारत खाने और ऑपरेटर्स हैं वो ताहाल पे टैक्स चालान है वो जमा नहीं करवा सके, जिसके ऊपर उनको जो वार्निंग लेटर है वो जारी किया गया है। और फहरिस्त में जो टॉप की और सर फहरिस्त एयरलाइंस हैं उनमें कतर एयरवेज समेत टर्किश एयरलाइन, इतिहाद, एमिरेट्स और एयर कनाडा, ब्रिटिश एयर और कतर एयर के साथ साथ जो गल्फ एयर्स है वो शामिल हैं, जबकि इसके साथ ही चाइना एयर्स, मलिंडो एयर्स और श्रीलंकन एयर्स लाइन है वो भी शामिल हैं। और फहरिस्त में अगर सफारत खानों की बात करें तो सफारत खानों में जो टॉप के सफारत खाने हैं उनमें इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरिया, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत और जापान समेत जो दीगर मुमालिक हैं उनमें जर्मन और जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल उमर अकमल केस पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड वकील मोहम्मद खोखर केस पर फैसला सुनाने के लिए समाअत करेंगे। समाअत कल सुबह 10:30 बजे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होगी। और अभी आपको बताएं, वजीर आला उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ थानों पर छापे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का बड़ा एक्शन, बेशतर अफसर मुअत्तल कर दिए गए, मुताबिक तब्दील कर दिए। फराइज में गफलत और अवामी शिकायत पर DSP मुगलपुरा मुअत्तल कर दिए गए। SHO थाना मुगलपुरा ताहिर भी फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किए गए, जबकि SP सिविल लाइन्स सफ्तर रजा कासमी की कारकर्दगी पर भी इजहार नाराजगी किया है। DG LDA अहमद अजीज तारड़ की कारकर्दगी पर भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि एडिशनल DG PHA तारिक बसरा और OSD को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जो अफसर काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने ऐसा कहा। लोकल गवर्नमेंट के इदारे ईद पर जीरो वेस्ट मैनेजमेंट यकीनी बनाएंगे, जबकि मजीद कहा कि सफाई के इंतजामात की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
और लेस्को समेत दीगर कंपनियों के नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान का एहतसाब का फैसला। पैप्को ने कंपनियों से महकमाना सजा याफ्ता अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद नदीम, बताइएगा, रिकॉर्ड तलब किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के वो अफसरान और मुलाजमीन जो बिजली चोरी और करप्शन में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कड़ा एहतसाब करने का फैसला किया गया और बिलखसूस जो बिजली चोरी में मुलविस हैं उनको नौकरी से बर्खास्त करने का भी फैसला हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से एक मरासला लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा समेत तमाम कंपनियों के सरबराहान को भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन और ऑफिसर्स जिनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, अब तक उनकी तफसीलात फराहम की जाएं। उसके साथ ये भी कहा गया है कि वो कब से उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया और किस शाहिद नदीम सिपरा आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और इटली के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म पाकिस्तानी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतें तजावीज़ तलब कर ली हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली रामे। क्योंकि इकनॉमिक डिवीज़न की तरफ से बाकायदा एक मरासला तमाम सूबाई हुकूमतों को लिखा गया और इसमें पंजाब हुकूमत को भी लिखा गया कि अक्टूबर में पाक इटली जॉइंट कमीशन का एक अहम कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब की जा रही है। इस हवाले से सूबाई हुकूमतें अपनी तजावीज़ वो इकनॉमिक डिवीज़न को फौरी तौर पर अरसाल करें। अभी इटली जो पाक इटली जॉइंट कमीशन है, इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से शोबाजात की इस्तेदादकार बढ़ाने के हवाले से बातचीत होगी और इस कॉन्फ्रेंस में मुतलका जो हुकूमत है वो सूबाई हुकूमतें और उनके अफसरान और उनके आला हुकाम जो हैं वो इस पर खुसूसी तौर पर प्रेजेंटेशन देंगे। अब इब्तदाई तौर पर वफाक की तरफ से जो सूबा पंजाब को ख़त लिखा गया, उसमें चेयरमैन PND बोर्ड को और मुतलका सेक्टर्स को फौरी तौर पर मरासला लिखा गया है कि वो अपनी जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।